जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के विषय में देखें कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखें। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो इंडिया के बेहतर एग्जाम में आया। आप इसको देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following lines of force which of the following line of force is correctly represented ठीक ढंग से कौन, जितना भी प्रॉपर्टीज हम बताए आपको, उस प्रॉपर्टीज के आधार पर कौन सा सबसे सही तरीका से दिखाया गया, दर्शाया गया। ठीक, तो आते हैं हम लोग देखें, एक मेटालिक हॉलो स्फीयर हम देखें, एक मेटालिक हॉलो स्फीयर है, आपने सुना, एक मेटालिक हॉलो स्फीयर हमने ले लिया और 4 लाइंस ऑफ फोर्स का पिक्टोरियल व्यू आपके सामने रखा है। ये जो है पैटर्न है लाइंस ऑफ फोर्स का। तो ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा लाइंस ऑफ फोर्स करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन सा लाइंस ऑफ फोर्स करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन सा लाइंस ऑफ फोर्स करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी और ये डी। Which one of the following lines of force is correctly represented according to the properties of electric lines of force? इस चारों में से कौन सही रूप से दिखाया गया है? क्या आंसर आपका है? कौन सा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? आप सोच रहे हैं तो वीडियो को रोक दीजिएगा, सोचने के लिए थोड़ा। ठीक, इसके बाद फिर जब सोच लीजिएगा कि आंसर क्या होगा, तब चला के देखिएगा कि आंसर क्या है। ठीक, आइए देखिए, इसमें ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स always leave the charge body and terminates on the charge body at right angle. Electric lines of force always leave the charge body at right angle and also terminates on the charge body at right angle. यहाँ terminate कर रहा है, यहाँ टेंजेंट डाल के देखिए, ये 90 डिग्री कभी नहीं होगा। यहाँ देखिए टेंजेंट डाल के यहाँ पर 90 डिग्री कभी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। आप आओ बी कह सकते हो कि होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर है भाई 90 डिग्री तो है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है बी का नहीं होने का, कि अंदर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर ये रास्ते में यहां से यहां तक नहीं दिखाया होगा, केवल यहां और यहां रहता, सही पाया, सही रहता, लेकिन कंटिन्यूअस कर दिया तो हॉलो स्फीयर के अंदर कभी भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये भी नहीं होगा, चूंकि 90 डिग्री नहीं, ये होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है सर,
ये रेडियली इन कर रहा है और ये रेडियली क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। ये रेडियली आउट कर रहा है, बाहर जाके टेढ़ा मेढ़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ते समय, प्रवेश करते समय, इंटर करते समय ये क्या सर 90 डिग्री। इसका मतलब है कि आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी। समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्वेश्चन बहुत सारा चीज बताया, जितना बताया जा सकता है, और बहुत सारा प्रॉपर्टी होगा। तो ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्वेश्चन आइडिया हमारा क्या है ये, और ये क्वेश्चन आपका है। अब इसमें एक छोटा सा आर्टिकल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या है? ग्रेविटेशन में भी हम होता है, ठीक उसी तरह का कंसेप्ट है आपका। तो कह रहा है सर इक्वी माने क्या होता है, समान, बराबर। तो यहां कह रहा है कि दोज सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल, those surfaces are called equipotential for which no work is required to be done, for which no work is required to be done in order to move from one point to another point on that surface. Those surfaces are called equipotential for which no work is required to be done in order to move from one point to another point on that surface. कह रहा है सर कि वैसे सतह को इक्विपोटेंशियल कहते हैं जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए कोई वर्क करना नहीं पड़े, जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए कोई वर्क करना नहीं पड़े, उसी को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या सुना कि दोज सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल फॉर विच नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन दैट सरफेस। तो ऐसे सतह को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु, जिस सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़े। आइए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नेचुरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो पृथ्वी उसके लिए जनरेटर लगाई हुई है, कोई एनर्जी दे रहा है उसको घुमाने के लिए नहीं, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर घूम रहा है, इक्विपोटेंशियल ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए कोई वर्क करना नहीं पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस जनरेटर लगाए हुए है नहीं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर घूम रहा है, इक्विपोटेंशियल ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए उसको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से सुनते हैं, तो ये कुछ क्या है, नेचुरल एग्जांपल है सर, किसके लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक। तो आपने क्या सुना इक्विपोटेंशियल सरफेस के विषय में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के विषय में सुना दोज surfaces are called equipotential, equipotential for which no work is required to be done in order to move from one point to another point
one point to another point on that surface. क्या कहता है? Those surfaces are called equipotential for which no work is required to be done in order to move from one point to another point on that surface. वैसे सतह को इक्विपोटेंशियल कहते हैं जिसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। अब कहता है कि what will be its geometrical shape? इसका ज्यामितीय आकृति क्या होगा? इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा? तो कहता है कि the geometrical shape of equipotential surface depends upon the geometrical shape of the source. यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की ज्यामितीय आकृति होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा सोर्स का ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, सोर्स की ज्यामितीय आकृति क्या है। फॉर पॉइंट एंड स्फेरिकल सोर्सेस it is spherical in shape. For linear or cylindrical sources it is cylindrical in shape, and whatever be the geometrical source, whatever be the geometrical shape of the source, if it is placed at infinite distance, then equipotential surface of such sources are always plane or flat. क्या कहता है? कहता है ये है कि अगर सोर्स का आकार पॉइंट हो, स्फेरिकल हो, तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का ज्योमेट्रिकल शेप स्फेरिकल होगा। अगर उसका शेप क्या हो, लीनियर हो और सिलिंड्रिकल हो, उसका शेप क्या होगा? सिलिंड्रिकल होगा। और कहता है तीसरा, whatever be the geometrical shape of the source, if it is placed at infinite distance, then equipotential surface of such sources are always plane or flat. क्या कहता है कि अगर हम क्या देखें भाई कि अगर हम लेते हैं पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल सोर्स, उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का ज्यामितीय आकृति स्फेरिकल होगा। अगर लीनियर और सिलिंड्रिकल सोर्स लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ज्योमेट्रिकल शेप सिलिंड्रिकल होगा। और चाहे कोई भी ज्यामितीय आकृति लें, अगर सोर्स इन्फिनिटी पर रहेगा, उसके माध्यम से उत्पन्न किया गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर हमेशा क्या होगा? नेचर हमेशा प्लेन होगा और फ्लैट होगा। क्या सुने? आपने इसको देख लिया? ठीक है, ध्यान से। अब करा सर कि ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस डिपेंड्स upon the geometrical shape of the source, shape of the source। ए में करना है for point and spherical sources, it is spherical in shape, beam for linear and cylindrical sources,
it is cylindrical in nature या cylindrical in shape। तीसरा कहता है, तीसरा whatever be the geometrical shape of the source, geometrical shape of the source, if it is placed at infinite distance, then equipotential of such sources are equipotential surface of such sources are plane or flat, plane or flat, or flat, plane or flat, equipotential surface of such sources are plane or flat। क्या देखें, सोर्स अगर पॉइंट हो या स्फेरिकल हो, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। सोर्स अगर लीनियर हो और सिलिंड्रिकल हो, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, आपका सिलिंड्रिकल होगा। और सोर्स कहता है कि अगर सोर्स क्या हो, आपका इंफिनिटी पर कोई भी आकृति उसकी हो, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप हमेशा क्या होगा, फ्लैट होगा, प्लेन होगा। अब हम उसका पिक्टोरियल व्यू रखते हैं, एक एक करके सबका पिक्टोरियल व्यू रखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पिक्टोरियल व्यू देखिए, ठीक। अब हम लोग पॉइंट सोर्स लेते हैं, तो पॉइंट सोर्स लेंगे तो यहां मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका जितना भी कंसेंट्रिक स्फीयर लेंगे जिस पर सेंटर पर चार्ज, ये क्या है सर, लाइंस ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये सोर्स क्या है, ये हो गया सब, इस सब के सब इक्विपोटेंशियल, इस सब के सब व्यक्तिगत रूप से इक्विपोटेंशियल। आइए एक एग्जांपल लेके आपको हम बताते हैं, एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, दूसरा हमारा स्फेरिकल पाथ, यहां एक पॉइंट P ले लेते हैं और यहां एक पॉइंट Q ले लेते हैं। इसके पोटेंशियल को Vp लिखते हैं, इसके पोटेंशियल को Vq लिखते हैं। ये डिस्टेंस तो क्या है, R2 मान लीजिए, ये डिस्टेंस R2 है। तो डेफिनेशन से, फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, Vp इक्वल टू माइनस KQ बाई R2। अब VQ इज ऑल्सो इक्वल टू VQ VP
माइनस के क्यू बाई आर टू। अब वी क्यू इक्वल टू इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर। डिस्टेंस वही है और चार्ज तो भाई वही है। अब देखिए तो ध्यान से, तो डेल्टा वी यानी वीपी माइनस चेंज इन पोटेंशियल, वीपी माइनस वीक्यू इक्वल टू 0। तो आपको बताया थी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा तो डेल्टा डब्ल्यू 0 इंटू डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी P पर उतना ही पोटेंशियल, Q पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन हमेशा क्या हो जाएगा 0। वर्क डन हमेशा क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, किसके लिए आपने लिए पॉइंट चार्ज। फिर और थोड़ा सा मार्केट बात सुनिए, ये जो है ये यानी सारा जो कंसेंट्रिक स्फीयर है वो व्यक्तिगत तौर पर equipotensial, all they are individually equipotential, all they are individually equipotential, but they are not equipotential with respect to each other। लेकिन ये आपस में equipotential नहीं। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अपने ही ऑर्बिट में चलने के लिए कोई वर्क नहीं, लेकिन ऑर्बिट जंप करना है, एनर्जी देना होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वही चीज है, ये व्यक्तिगत तौर पर सबके सब क्या है इक्विपोटेंशियल है, लेकिन आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं है। अगर चार्ज यहाँ से यहाँ आना चाहता है, यहाँ से यहाँ आना चाहता है, वर्क करना पड़ेगा। और एक चीज बहुत ही अहम बात है, यहाँ क्या होगा, यहाँ का असर क्या कि लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये प्रॉपर्टी आपका 62 नंबर क्वेश्चन बनाया गया इसी बात का, इतना अहम प्रॉपर्टी कि electric lines of forces are always at right angle to the equipotential surface। यानी एक दूसरा एक नोट है आपका कि electric lines of forces are always at right angle to the equipotential surface, right angle to the equipotential surface। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री, कहीं भी देखें ये 90 डिग्री पर 90 डिग्री होता है। बात समझ में आ गया? यही आपको वेवफ्रंट में जाइएगा तो रे आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द रेज आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द वेवफ्रंट। ये किसके लिए हो गया, ये आपके लिए हो गया पिक्टोरियल व्यू पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए। अपना स्फेरिकल सोर्स में अब इस पर चार्ज दे दें तो स्फेरिकल सोर्स लेंगे, इस पर चार्ज देंगे, लाइंस ऑफ फोर्स तो हमेशा चार्ज बॉडी से निकलेगा ना। जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है यही बताएगा कि पॉइंट सोर्स है किस तरीके, इसमें पॉइंट से निकल रहा था, इसमें स्फीयर के सरफेस से निकलेगा, स्फीयर के सरफेस से निकलेगा। अब इसमें बहुत सारा कंसेंट्रिक स्फीयर बना दीजिए, बहुत सारा कंसेंट्रिक स्फीयर बना दीजिए। ठीक, ये सब के सब क्या होंगे, व्यक्तिगत रूप से इक्विपोटेंशियल होंगे, आपस में नहीं। ठीक, अब देखिए लीनियर यानी कि एक वायर ले लीजिए, उस पर क्या कीजिए, उस पर क्या कीजिए सब चार्ज दे दीजिए। तो एक वायर को ढकने के लिए क्या चाहिए, सिलेंडर। लाइन को ढकने के लिए क्या चाहिए, सिलेंडर। तो यहाँ कोएक्सियल सिलेंडर होगा, बहुत सारा कोएक्सियल सिलेंडर होगा। ये सब के सब जो है कोएक्सियल सिलेंडर जितने भी हैं, इस सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं अपने व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन आपस में इक्विपोटेंशियल नहीं है। ठीक, अब देखिए लाइंस ऑफ फोर्स क्या निकलेगा, चार्ज बॉडी से ये भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, ये भी रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड, और ये भी क्या करेगा सर, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा।
और यहाँ भी लाइन्स ऑफ फोर्स जो होगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। किससे? इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो ये क्या होगा सर? वायर, यानी कि लाइन सोर्स हो गया, लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स। तो वायर ले लीजिए। लीनियर सोर्स में आपका सिलेंडर है, आप एक सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो सर, और देखो ध्यान से इस पर चार्ज दे दो। तो बहुत सारा क्या करेंगे सर, कोएक्सियल सिलेंडर बनाएंगे, कोएक्सियल सिलेंडर बनाएंगे, यहां पर कोएक्सियल सिलेंडर बनाएंगे, कोएक्सियल सिलेंडर बनाएंगे। ठीक, अब देखिए तो यहां से क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस से निकलेगा, ठीक। ये सब क्या होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, कहीं भी लेंगे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये कैसा सोर्स हो गया, सिलिंड्रिकल सोर्स हो गया, सिलिंड्रिकल सोर्स हो गया। क्या देखा, वाइड सोर्स के लिए स्फेरिकल, स्फेरिकल सोर्स के लिए स्फेरिकल, लीनियर सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए भी क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि एक चीज बता दी हमको, ऑल दे आर इंडिविजुअली इक्विपोटेंशियल बट दे आर नॉट इक्विपोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक नोट भी आपको हम लिख देते हैं, एक नोट लिख देते हैं, ऑल दे आर इक्विपोटेंशियल, ऑल दे आर इक्विपोटेंशियल individual but they are not equipotential potential with respect to each other। मतलब एक अगर हम स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जाना चाहेंगे, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल उसका क्या होता है, अलग होगा। ठीक है, तो आपने यहां देखा। अब हम लोग को लास्ट में क्या बताना है, जब सोर्स हमारा क्या हो, इन्फिनिटी पर, ठीक है। यहां क्या है भाई, ये कैसा सोर्स है भाई, ये स्फेरिकल सोर्स है, और ये क्या है, लीनियर सोर्स है, और ये क्या है, सिलिंड्रिकल सोर्स है। ठीक, अब आते हैं हम लोग ठीक, अब हम लोग आते हैं कहां पर, देखिए ध्यान से, आते हैं सोर्स जब इन्फिनिटी पर, पहले समझ लीजिए क्यों हुआ सर स्फेरिकल। तो जब सोर्स इन्फिनिटी पर रखे रहेगा, जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से सूर्य इतने दूरी पर मान लीजिए कोई चार्ज रखा हो। अब तक ध्यान दीजिए, तो सूर्य से पृथ्वी तक लाइट को, ये मालूम है ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। मैंने बोला ना, अगर सूर्य स्फेरिकल है
तो सूर्य को सेंटर मान लीजिए और पृथ्वी तक का रेडियस मान करके दूरी को, और स्फीयर बनाइए तो ये मुड़ता हुआ नजर आएगा। मेरा कहना है जब इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर खींचिएगा तो मुड़ता हुआ नजर आएगा, फोल्डिंग उसका नजर आएगा कि अब यहां से मुड़ रहा है। नहीं, 6400 किलोमीटर रेडियस की पृथ्वी है, ये तो मुड़ता हुआ दिखाई नहीं देती है। कहाँ देखेंगे? छत पर चढ़ के? सर नहीं है, समुद्र के किनारे जी कभी नहीं देखने, आपको नजर जहां तक जाएगा कभी नहीं पता चलेगा कि अब यहां से पृथ्वी मुड़ रही है। बस लगेगा कि ये आकाश और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो जब 6400 किलोमीटर रेडियस की पृथ्वी को तो आप मुड़ता हुआ नहीं देखते हैं कि अब यहाँ टर्मिनेट कर रहा है और यहाँ से इधर ढलान इसका हो रहा है। तो इतना बड़ा रेडियस, वही कहते हैं इनफाइनाइट रेडियस का अगर हम स्फीयर खींचे, इनफाइनाइट रेडियस का अगर सिलेंडर खींचे तो सामने जितना दूर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? फ्लैट दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा। ऐसी कैसे बताता है का कि व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब सोर्स को इंफिनिटी पर रखेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा या फ्लैट हो जाएगा। यहां भी लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा? राइट एंगल पर होगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां भी क्या होगा? तो ये हो गया प्लेन और क्या है? फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, प्लेन और फ्लैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने देखा है बहुत सारा चीज, छोटा छोटा चीज देख लिया। अब हमें क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल देखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट टॉपिक इसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इस चैप्टर का, वो देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में